हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। वेलकम टू माय चैनल वर्सल एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन है। एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में, जो 3 थ्योरी है कौन कौन सी, आरएनएस थ्योरी, ब्रोस्टेड एंड लॉरी एंड लुईस कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराऊं तो वो एक टाइप हो गया। दूसरा वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन कराऊं तो वो एक अलग टाइट्रेशन हो गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कराऊं तो वो एक अलग हो गया। तो इस टाइप की कितने टाइप की क्लासिफिकेशन हम एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम एक न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी बनाएंगे, उसका कर्व के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो एक सेपरेटली हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में न्यूट्रलाइजेशन कर्व का सेपरेटली क्वेश्चन आ चुका है। तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, या ऑलरेडी एक और वीडियो मैंने बना चुका हूं मैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टूडेंट के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है, बी फार्मा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें आपके थ्योरी के लगभग सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर चुका हूं मैं। आप वहां जाके उन टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अलावा हम प्रीवियस पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू भी डिस्कस कर चुके हैं। और भी कुछ टॉपिक जो हैं वो टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए सर, एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। अब हम इसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं? सॉल्ट और वाटर जो है वो निकल के आता है। है और इसी एसिड बेस टाइट्रेशन को इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। मतलब जो फॉर्मेशन आपका होगा प्रोडक्ट का वो न्यूट्रलाइज होगा। मतलब एसिड और बेस मिलकर जो है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन परफॉर्म देते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन आर न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन एंड process in this titration can be understood by interesting स्टडी ऑफ चेंजिंग द हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन आयन ऑफ टाइट्रेशन। मतलब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी हाइड्रोजन आयन जो चेंजिंग हो रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, डोनेट हो रहा है, उसी के टाइट्रेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्लासिफाई करूंगा टाइट्रेशन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन को या फिर एसिड बेस टाइट्रेशन को, देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट डाउन द नोट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, या फिर राइट डाउन अ नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम 4 टाइप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड इज टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। Third is titration of weak base with strong acid, and fourth is titration of weak base and weak acid. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी जैसे कि यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर रिमेनिंग आप अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो रिमेनिंग आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक निकल के आया है सर, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। मतलब कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो मैं किस में लेता हूं, वो मैंने भर दिया है ब्यूरेट में, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो मैंने भर दिया है यहाँ पे अपने कॉनिकल फ्लास्क में। या फिर इसका मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो मैं ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क में रख सकता हूं, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो मैं ब्यूरेट में। वो कोई भी कंडीशन, हर एक चीज की 2 कंडीशन होगी। देखिए, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा मैं ब्यूरेट में ही भरूं, जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमेशा मैं ब्यूरेट में भरूं। वो 2 कंडीशन मान के चलेंगे हम किसी भी कंडीशन की, बट टाइट्रेशन एक ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है HCl और NaOH के बारे में। HCl क्या है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो है वो सर स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं उनकी टाइट्रेशन करवाऊंगा तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि आप मेंशन
केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं। NaCl और HCl का फॉर्मेशन हुआ। अब सपोज हम क्या करेंगे कि HCl सर हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल द sodium hydroxide is a strong base and chemical reaction between HCl and NaOH represent as a follow। इस टाइप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने सपोज टू क्या किया इस बुक के अकॉर्डिंग, इफ वी टेक 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल 1 मोलर HCl एंड 0.1 मोल नॉर्मल, ये नॉर्मल है सॉरी मोलर है, मोलर NaOH इज एडेड, बात एक ही है नॉर्मलिटी और मोलरिटी NaOH के बारे में। So is added gradually in titration goes to the H plus ion from the HCl combination of OH ion। मतलब यहाँ ये बुक ये बोल रही है कि सपोज ये करते हैं सर कि मेरे पास दो बीकर पड़े हैं, जिसमें कि एक में क्या है मेरे पास HCl है 1 नॉर्मल का, और दूसरे में मेरे पास NaOH है 1 नॉर्मल का। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सर इसको वॉल्यूम ऑफ NaOH का मैं ऐड कर रहा हूं HCl में, और इस HCl वाले बीकर की मैं pH चेक करते जा रहा हूं कि किस पॉइंट पे आकर, मतलब कितना ml जो मैं इसमें 100 ml ये भी है और 100 ml ये भी है, कितना ml मैं इसमें ये ट्रांसफर कर दूंगा NaOH, जब जाके इसकी pH जो है वो 7 होगी, और कितना ml मैं ट्रांसफर पूरा मैं कर देता हूं तो उसकी pH कितनी होगी, उसी को हमको डिटर्मिनेशन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस सॉल्यूशन की, इस बीकर की हमने pH डिटर्मिनेशन कर ली। सर इसकी pH जो है 0 पॉइंट, मतलब जब हमने एक भी ml NaOH ऐड नहीं किया, यहाँ पे देखिए सारणी में समझिए, आप टेबल में समझिए कि सर जब तक हमने एक भी ml जो है वो ऐड नहीं किया, तब इस सॉल्यूशन की जो pH थी वो 0 थी। यस, जब मैंने एक ही नहीं किया, जब उस सॉल्यूशन की pH जो है वो 1 मान लीजिए आप 1, इस HCl की pH कितनी थी 1 थी। अब धीरे धीरे मैंने इस सॉल्यूशन को यहां से यहां ट्रांसफर करना शुरू किया। फर्स्ट मैंने 50 ml ट्रांसफर कर दिया, तब जाके इस सॉल्यूशन की pH जो है 1.5 हो गई, मतलब थोड़ी सी इंक्रीज हुई। 75 ml डाल दिया इसका, NaOH 100 ml था मेरे पास, 75 ml डाल दिया, फिर भी pH 1.8 हुई। मतलब शुरुआत में pH जो है नहीं बढ़ेगी, धीरे 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 कांस्टेंट थोड़ी सी बढ़ेगी। फिर जैसे मैंने 98 डाला तो 3 पे आया, और 99 ml NaOH डाल दिया तो 3.3 पे आया, और 99.8 डाला तो 4, फिर 99.9, 4.3 एंड एट 100 ml पूरा का पूरा NaOH अगर मैं HCl वाले बीकर में ट्रांसफर कर लेता हूँ, जब जाके इस सॉल्यूशन की जो pH है वो 7 आई, मतलब इसका एंड पॉइंट आ गया। ये 100 ml पे इसकी pH 7 पे क्यों आई, बिकॉज सर दोनों ही एसिड और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, मतलब दोनों का पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर 100 ml HCl जो है 100 ml मॉलिक्यूल HCl को जो मेरे को न्यूट्रलाइज करना है, तो 100 ml ही मेरे को NaOH के मॉलिक्यूल चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसकी pH ये आई, और इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं एज ए समझने के लिए। अब मैं बात करता हूं इसका, मैं अगर न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाऊं तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व किन किन दो चीजों के बीच में बनेगा। सर पहला जो है वो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेन, TITANT, टाइट्रेन को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बीकर में फिल करते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखिए, जिसको हम बीकर में फिल कर सॉरी ब्यूरेट में फिल करते हैं उसको हम टाइट्रेन बोलते हैं, और जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क में फिल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। ठीक है, टाइट्रेन। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में कि सर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जब मैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाऊंगा तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व दो चीज से लेकर बनता है, जहां पे वाई एक्सिस पे pH, किसकी pH, सर यहां पे मेरे को pH देखनी है कॉनिकल फ्लास्क की, और वॉल्यूम ऑफ एल्कलाइन एडेड, मतलब कितना वॉल्यूम मैंने ऐड किया है ब्यूरेट में से। इस वॉल्यूम के यहां रखूंगा मैं, वॉल्यूम जो है वो मेरा वाई एक्सिस पे रहेगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे रहेगा, और वाई एक्सिस पे मेरी pH रहेगी। pH किसकी रहेगी, कॉनिकल फ्लास्क की, ठीक है, और वॉल्यूम किसका रहेगा, ब्यूरेट का, बट ऑब्वियसली ब्यूरेट का ही रहेगा। अब क्या हुआ इस कंडीशन में कि जैसे ही सर मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट की, शुरुआत की कंडीशन में मेरी जो pH है इस कॉनिकल फ्लास्क की, जिसमें कि एसिड अवेलेबल है, HCl अवेलेबल है, इसकी pH जो है वो 0 और 1 के बीच में थी। जैसे जैसे, और वॉल्यूम जो है 0 था, अभी तक मैंने एक भी वॉल्यूम जो है ऐड नहीं किया। अब जैसे जैसे मैंने वॉल्यूम ऐड किया, जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखिए ये 0 से लेकर 50 की ओर जा रहा है, ये 0 से लेकर 50 की ओर जा रहा है, मतलब 50 ml ये ब्यूरेट खाली हो गई, तब जाके मेरे ये pH जो है
वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। किसकी पीएच बढ़ रही है? नीचे वाले सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क की पीएच जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं HCl की पीएच जो है 1, 2, 3 होती है, क्योंकि वो हाईली एसिडिक होता है। जैसे जैसे हम उसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे उसकी पीएच बढ़ती जाएंगी और एक पॉइंट आएगा 7 जो कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उसमें सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे जैसे देखिए आप, जैसे जैसे वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ब्यूरेट का हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सॉल्यूशन की पीएच जो है वो भी बढ़ रही है और एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो रही है। ये देखिए ये कांस्टेंट हो गई। उसके बाद एक पॉइंट पे वो वापस से इंक्रीमेंट, जो वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी पीएच जो है वो एक पॉइंट पे बढ़ के सीधी सीधी वापस से कांस्टेंट हो रही है। तो ये जो पॉइंट है बीच वाला, यहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व आ गया, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया और यही इस टाइट्रेशन का न्यूट्रलाइजेशन एंड पॉइंट होगा, जहां पे हमको विजुअलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की हेल्प से हम इसका एंड पॉइंट डिटरमिनेशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ जब हम दोनों कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। देखिए यहां से नीचे से क्यों स्टार्ट हुआ, देखिए वापस से हम समझ लेते हैं। क्योंकि सर न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में हम क्या देखते हैं सर, पीएच, किसकी पीएच? पीएच सर नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन है एसिड है हमारे इस कंडीशन में, और वॉल्यूम किसका? जो ब्यूरेट में हमने फिल किया है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, वॉल्यूम 0 था, पीएच 1 थी क्योंकि एसिड है। धीरे धीरे एसिड की पीएच कम हुई, वॉल्यूम बढ़ाते गए, एसिड की पीएच कम होती गई और एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो गई, फिर वापस से वो बढ़ती चली गई। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट आएगा और 100 पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमने लेना पड़ेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हमको पता है कि सर NaOH ले लेंगे, और वीक एसिड में हम क्या लेंगे सर, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसका की फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड and sodium hydroxide is a strong base. The titration similarly perform as a strong acid and strong base. Then the chemical reaction between the acetic acid and sodium hydroxide can be described below. यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन आपको दिख रही है, क्या हो रहा है, CH3COOH प्लस NaOH, तो यहाँ पे CH3COONA, मतलब ये यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है और H2O जो है वो निकल रहा है। अब इन दोनों कंडीशन में डिफरेंस क्या थी, डिफरेंस हम इस टेबल से ही वापस समझेंगे, जो हमने एग्जांपल लिया था कि सर हमने 2 बीकर लिए थे, दोनों बीकर में एक में मैंने पिछली बार HCl भरा था, दूसरे में NaOH भरा था। यहाँ पे मैं एक में NaOH भर रहा हूँ और दूसरे में मैं एसिटिक एसिड भर रहा हूँ। क्या भर रहा हूँ सर, एसिटिक एसिड भर रहा हूँ, एसिड, और यह है बेस, ये मेरा वीक बेस। चलिए मैं लिख लेता हूँ इसको एग्जाम्पल सही। यस, ये मेरा वीक एसिड और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में कौन सा एग्जांपल है, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड में, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस में सर एग्जांपल है हमारा NaOH। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग कंडीशन में जब भी मैंने ऐड करना शुरू किया, यहाँ पे मेरे पास 100 ml और ये भी 100 ml है। शुरुआत में मैंने क्या किया, इसकी पीएच जो है वो कितनी आई, किसकी पीएच है सर, ये वीक एसिड की पीएच है। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि सर वीक एसिड की पीएच 2.9 से स्टार्ट क्यों हो रही है सर, 2.9 से स्टार्ट होने का कारण क्या है, क्योंकि बेटा ये वीक एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इसकी पीएच जो है 1 से लेकर 0 के बीच में या 1 या 2 के बीच में होती, बट ये वीक एसिड है, थोड़ा कम, इसकी पोटेंसी थोड़ी कम है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 3.9, मतलब 3 से इसकी पीएच स्टार्ट हो रही है और यहाँ से इसका वॉल्यूम जो है 0 ऐड किया है। धीरे धीरे हमने वॉल्यूम ऐड किया स्ट्रॉन्ग बेस का 50 ml, 90 ml, 99, 99.5, 99.8 एंड लास्ट 100 ml पे जो है इसकी पीएच जो है 8.7 आई और 7 पीएच इसकी 99.5 पे ही आ गई थी। उसका कारण क्या था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को जल्दी से उसकी एंड पॉइंट आ जाएगा, उसका एंड पॉइंट जो है वो 99 ml डालते ही आ जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं विद कंपेयर ऑफ वीक एसिड। सो दो इसमें डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, द टाइट्रेशन ऑफ 0.1 ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 ऑफ NaOH इज परफॉर्म सिमिलरली एज ए परफॉर्म एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा कि हमने परफॉर्म किया। ओनली डिफरेंस इज
द इनिशियल पीएच इज हायर, यस इनिशियल पीएच जो है वो हायर है, 2.9 है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है. देन rate of increase pH is higher and pH at equivalent point is higher. ओके, रेट ऑफ इंक्रीज एंड पीएच ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट कब आया, जब सर 7 पीएच आ जाएगी, और 7 पीएच पे जो है वॉल्यूम कितना था, 99.5. यहाँ की मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ तो इक्विवेलेंट पॉइंट 7 पे क्या था, 100 का 100 था, क्योंकि दोनों ही क्या थे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे. यहाँ पे एक जो है वीक है तो उसका स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो 99 पे ही उसको कलर दे जाएगा. तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं. अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रलाइजेशन कर्व की. जैसा कि हम जानते हैं सर, न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क को लेकर हम बनाते हैं, जिसमें कि मैंने कॉनिकल फ्लास्क में जो भरा है उसकी मेरे को पीएच देखनी है जो वाई एक्सिस पे आएगी, और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ एल्कलाइन जो मतलब जो मेरी ब्यूरेट है उसका वॉल्यूम जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा. अब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ग्राफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में जो पीएच है वो मेरी किस पे आई सर, वो पीएच जो है वो मेरी 2.9 के समथिंग आई, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड ले रहा हूँ मैं, तो वीक एसिड की पीएच जो है थोड़ी इंक्रीज ही आएगी. धीरे धीरे जैसे मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट की, वॉल्यूम बढ़ता गया, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है किसका, यहाँ पे ब्यूरेट का वॉल्यूम खाली हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 50 तक आया, फिर 100 तक आया, जहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, और दोनों 100 ml है, फिर थोड़ी देर ये कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ पे जाके ये वापस कांस्टेंट हो गया. तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि मेरा जो न्यूट्रलाइजेशन जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे आया, और इसी एंड पॉइंट को मैं बोलूँगा मेरा एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन. यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट आ चुका है, और इसी से मैं इसकी दोनों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल से कंपेरिजन करें तो ये एग्जाम्पल जो है इजीली समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट थर्ड चलते हैं हम, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में. तो वीक बेस की मैं अगर बात करूं तो NH4OH लिया है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने HCl लिया है. दोनों का टाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, जो कि यहाँ पे आपको रिएक्शन में दिख रहा है. ठीक है, सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं इसी के न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में. तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व में जैसे कि हम जानते हैं सर, ब्यूरेट लिया और ये कॉनिकल फ्लास्क लिया. अब हमको दोनों को देखना है पीएच और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट. वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो है वो मैं ब्यूरेट का देखूंगा, और पीएच मेरे को कॉनिकल फ्लास्क की देखनी है. तो यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में मैंने सबसे पहले क्या किया है कि वीक बेस लिया है. क्या लिया है, वीक बेस लिया है, वीक बेस लिया है कॉनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट में मैंने फिल किया है स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड फिल किया है. अब टाइट्रेशन किस हिसाब से होगी, यहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि सर वीक बेस जो है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कम से कम 11 या 10 पीएच से स्टार्ट होगा. तो यहाँ से देखिए 11 या 10 पीएच से स्टार्ट हो रहा है. धीरे धीरे ये वॉल्यूम जो है पीएच इसकी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहा हूँ. जैसे जैसे मैं बेस में एसिड ऐड करूंगा उसकी पीएच जो है वो कम होती जाएगी. देखिए कम हो रही है, पीएच 10 से 8 पे आ रही है, 6 पे आ रही है. ये मैं डिफरेंट कलर का यूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड. ये देखिए, देखिए क्या हो रहा है, पीएच जो है सर वो 11 पे थी, फिर 8 पे आई, 10 पे आई, फिर एक पे कांस्टेंट हो गई, फिर वापस से उसको धीरे धीरे करके एकदम लो हो गई, क्योंकि मैं एसिड मिलाता गया, और एट लास्ट इस कॉनिकल फ्लास्क की जो पीएच है वो एकदम 2 पे पास आ गई. तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे देख लूंगा कि ये मेरा न्यूट्रलाइजेशन एंड पॉइंट जो है वो आ गया है, और इसी एंड पॉइंट से मैं इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ. इसी को हम बोलेंगे टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा आता है टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड. तो वीक बेस एंड वीक एसिड का एग्जांपल जो है वो क्या लेंगे हम, वीक एसिड में हमने ले लिया है CH3COOH एसिटिक एसिड, एंड वीक बेस में हमने NH4OH को लिया है. तो टाइट्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पे भी सॉल्ट और सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. अब हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन से समझ लेते हैं इसमें क्या टाइट्रेशन हो रही है. तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में हम ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क की हेल्प से इसको परफॉर्म करते हैं. तो एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं सर, वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट में जो वॉल्यूम है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और वाई एक्सिस पे हम पीएच रखते हैं किसका, कॉनिकल फ्लास्क का पीएच. यहाँ पे हमने कॉनिकल फ्लास्क में वीक, देखिए वीक बेस मिला के रखा है. क्या लिखा है, वीक बेस, और मैंने ब्यूरेट में जो है वीक एसिड भर के रखा है.
अब स्टार्टिंग में क्या होगा, मेरी जो पीएच है सर वीक बेस है तो जरूरी वो 10 और 11 से स्टार्ट होगी, और जैसे ही वो 10 और 11 से स्टार्ट होगी तो यहाँ से मुझे धीरे 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 टाइट्रेशन, जैसे जैसे मैं उसमें एसिड डालता जाऊँगा, वीक एसिड डाल रहा हूँ तो धीरे धीरे उसकी टाइट पीएच जो है वो कम होगी और एट पॉइंट पर वो कांस्टेंट होकर वापस से कम होती जाएगी। और यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी ये कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है, वीक एसिड की जो पीएच है वो 4 to 3 के पास ही होगी, तो यहाँ तक ही ये कांस्टेंट हो जाएगी और इसी की हेल्प से मैं उसको पता लगा दूंगा। यहाँ पे मेरा जो है वो क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन हो जाएगा, इसी से मेरा जो पीएच टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी टाइट्रेशन हमने समझी। होप सो आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन देने की। बस आपको यही समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व में हम क्या कर रहे हैं सर, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मतलब ब्यूरेट में जो वॉल्यूम है उसका वो हम वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे जो है पीएच जो है कॉनिकल फ्लास्क की वो हम रख रहे हैं। इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप किसी भी टाइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे जो है डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे, इजीली डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 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 कि अगर वीक बेस है तो वीक बेस यहाँ से स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एज बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस 14 से यहाँ से 14 से स्टार्ट होगा। अब वीक एसिड है तो यहाँ तक ही चला जाएगा, वीक बेस है सॉरी वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ तक चला जाएगा नीचे तक। तो उस हिसाब से हम उसको ग्राफ को बना जाएगा, मतलब जैसे जैसे आपकी रीडिंग आएगी वैसे वैसे आपको ग्राफ को बनाना पड़ता है। ये तो हम जस्ट एक समझने के लिए बना रहे हैं। ओके, और मैं बताना चाहूंगा फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, जितने भी आपके थ्योरी के रिलेटेड टॉपिक हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो इवन प्रैक्टिकल रिलेटेड हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इवन मैंने एक और सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो भी सारे डिस्कस किए हैं। फिर हमने एक एक टॉपिक डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग। जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप मुझे ज़रूर पूछें, कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन और आंसर देने की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।